इमेजिन कीजिए, साल है 1857। भारत में उस वक्त हर तरफ बगावत का माहौल है। ये वो वक्त था जब भारत के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई जानता था कि अब इन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये हुआ कैसे? इतनी दूर से आकर इतने बड़े और डाइवर्स देश पे कैसे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया? इसका जवाब सिर्फ एक बैटल या ट्रीटी नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे इंसिडेंट्स, स्ट्रेटेजीज और इवेंट्स का मिला जुला परिणाम है। आज हम इसी को डिटेल में डिकोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। हमने ये वीडियो कुछ इस तरीके से बनाया है कि इसके बारे में पहले का कोई नॉलेज ना हो, वो भी इसके बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लेगा और किसी भी दूसरे आदमी के सामने में एक रेस्पेक्टेबल डिबेट कर पाएगा। ब्रिटिशर्स की कहानी शुरू होती है 1600s में, जब क्वीन एलिजाबेथ I ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया। उस टाइम यूरोप में एक्सप्लोरेशन का दौर चल रहा था। सभी देश नए नए रूट्स, मार्केट्स और रिसोर्सेज की तलाश में थे। पोर्चुगल और स्पेन ने तो साउथ अमेरिका पर कब्जा भी कर लिया था और ब्रिटिशर्स की नजर अब एशिया पर थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी दूर से यहाँ आने का रीजन क्या है? असल में उस वक्त इंडियन गुड्स की बहुत डिमांड थी यूरोप में, खासकर कि मसाले, सिल्क, कॉटन और चाय की। इंडिया, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, यूरोप ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा मार्केट था, लेकिन यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। ब्रिटिशर्स को उस समय कई कॉम्पिटिटर्स फेस करने पड़े, जैसे कि डच, पोर्चुगीज और फ्रेंच। ब्रिटिशर्स ने अपने बिजनेस एम्पायर की शुरुआत की कुछ कोस्टल सिटीज से, जैसे कि सूरत, मद्रास और बॉम्बे। वो सिर्फ ट्रेडर्स थे, उनके पास कोई मिलिट्री या पॉलिटिकल पावर नहीं थी। उनका मकसद था व्यापार करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन अब आगे चल के कहानी थोड़ी बदलने वाली थी। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का बिजनेस ग्रो हुआ, वैसे वैसे उन्हें एहसास हुआ अगर उन्हें यहाँ पर लंबे समय तक रहना है। उन्होंने यहाँ के रूलर्स के साथ अलायंस बनाने शुरू कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे लोकल रूलर्स के साथ डील करनी शुरू की। ब्रिटिशर्स ने अपने आप को मीडिएटर के तौर पे पेश, जो यहाँ की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में मदद करती थी। अब ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि उस जमाने में इंडिया एक सिंगल यूनिफाइड नेशन नहीं था। यहाँ पर अलग अलग राजाओं का राज होता था, जो अपने अपने स्टेट्स में राज करते थे, जिसे हम प्रिंसली स्टेट्स भी बोलते हैं। अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स आपस में ही हमेशा लड़ते रहते थे और ब्रिटिशर्स ने इस वीकनेस को बहुत अच्छे से समझ लिया था और इसका एडवांटेज उठाया। उन्होंने रूलर्स को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट का लालच दिया, लेकिन उनकी शर्तों पर। एक तरफ वो एक रूलर को दूसरे रूलर के खिलाफ लड़ाते थे और वहीं दूसरे रूलर, जो कि कमजोर रूलर होता है, उसे मदद करने का वादा करते थे। इसे ही हम डिवाइड एंड रूल कह सकते हैं, जो आगे चल के ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ी ताकत बनी। अब आप समझ सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी सिर्फ मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक सोशल स्ट्रेटेजी भी थी। ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुसलमान का टेंशन क्रिएट करना शुरू कर दिया। इंडियन सोसाइटी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होने लगे, जिसके चलते ब्रिटिशर्स का कंट्रोल और मजबूत होता चला गया। लेकिन ब्रिटिशर्स को असली कंट्रोल मिला 1757। ये साल आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इस साल हुआ था द बैटल ऑफ पलासी। वो एक ऐसी मोमेंट थी जिसने इंडियन हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बंगाल उस वक्त बहुत ही रिच स्टेट माना जाता था। सिराज उद दौला उस वक्त बंगाल के नवाब हुआ करते थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेल करने की कोशिश की थी। लेकिन यहीं पर ब्रिटिशर्स ने अपनी डिप्लोमेसी की असली ताकत दिखाई। ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर, जो सिराज उद दौला के कोर्ट में एक बड़े अधिकारी थे, अपने साइड पे कर लिया। मीर जाफर ने सिराज उद दौला को बैटल के बीच में धोखा दिया और इस तरह बंगाल के नवाब बैटल हार गए। बैटल ऑफ पलासी की जीत के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे पूरा कंट्रोल कर लिया और यहाँ से उनकी डोमिनेंस पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैलने लगी। अब उनके पास सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर भी थी। वो अब सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, बल्कि रूलर्स बन गए थे। पलासी के बाद उन्होंने सिस्टमेटिकली इंडियन रूलर्स को वीकन करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल करने का सबसे बड़ा फायदा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर उठाया। इंडिया को एक मार्केट और रिसोर्स हब की तरह यूज किया गया। यहाँ के रिसोर्सेज जैसे कि कॉटन, इंडिगो, चाय और मसालों के बड़े पैमाने पर यूरोप एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इंडियन कारीगर और लोकल इंडस्ट्रीज को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हैंडलूम इंडस्ट्री, जो उस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस इंडस्ट्री मानी जाती थी, कोलैप्स हो गई। ब्रिटिशर्स ने यहाँ के रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया और इंडियन मार्केट में ब्रिटिश मेड गुड्स को प्रमोट किया गया। ये एक ऐसा एक्सप्लॉयटेशन था जिसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत कमजोर किया। इंडियन कारीगर, जो अपने काम के लिए पूरे विश्व में मशहूर थे, वो अपने ही देश में मजदूर बनकर के रह गए। 1757 जब बैटल ऑफ पलासी हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री कंट्रोल को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया और इसका एक्यूमुलेशन हुआ 1857 की रिवॉल्ट के बाद। 1857 का रिवॉल्ट, जिसे सिपाही म्यूटनी
या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ने इंडियन सोल्जर्स और जनता को ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रिबिलियन को कुचल दिया गया। इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया और इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। अब इंडिया पूरी तरह से कॉलोनी बन गया था ब्रिटेन का, जहां क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। अब ब्रिटिशर्स ने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी अपने तरीके से सेट कर लिया। इंडियन रूलर्स की अथॉरिटी खत्म हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नेंस के तहत हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस अब उनके हाथ में था। इंडियन सोसाइटी को सिस्टमेटिकली कंट्रोल किया गया और उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया। डिवाइड एंड रूल ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसने ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा फायदा किया। इस स्ट्रेटेजी के कारण उन्होंने इंडियन रूलर्स को कभी भी एक साथ यूनाइट नहीं होने दिया, जिसके कारण एक बड़ा रिवॉल्ट उनके खिलाफ नहीं हो पाता था। सोशल फ्रेगमेंटेशन के कारण ब्रिटिशर्स ने कई सालों तक इंडिया पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। वो जानते थे कि जब तक इंडियन लोग आपस में बटे रहेंगे तब तक उन्हें कभी भी एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं मिलेगा। इसी डिवाइड की वजह से नेशनल यूनिटी कमजोर हो गई और ब्रिटिशर्स यहाँ पर लंबे समय तक राज कर पाए। तो दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ मिलिट्री ताकत से इंडिया पर कब्जा नहीं किया था, उन्होंने धीरे धीरे सिस्टमेटिकली अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस एस्टेब्लिश की थी। डिवाइड एंड रूल, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और मिलिट्री कंट्रोल, इन सब का इस्तेमाल करके उन्होंने तकरीबन 200 साल तक भारत पर कंट्रोल किया था। आज हम एक फ्री नेशन है, लेकिन हमारी हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे एक स्मॉल पावर अगर चालाकी से काम ले तो भी एक बड़ी सिविलाइजेशन पर हावी हो सकती है। ये हिस्ट्री हमें इसी बात की याद दिलाती है कि यूनिटी ही स्ट्रेंथ है। यूनिटी और स्ट्रेंथ से बड़ी ताकत के साथ लड़ा जा सकता है। अगर आपको हमारी हिस्ट्री से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।